नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में एक बार दलित मुख्यमंत्री बने हरीश रावत की इस बात ने सियासत गरमा दी है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि ये काम 2002-2012 में क्यों नहीं हुआ, जबकि बीजेपी ने तो हरीश रावत पर तीखा हमला किया। रिपोर्ट। और मैं परमपिता परमेश्वर से, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाने से हरीश रावत खुश हैं और 20 सितंबर को हरिद्वार में हरीश रावत ने अपनी ये चाहत भी बता दी है कि वो उत्तराखंड में भी एक दलित को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। लेकिन हरीश रावत के बयान की इस टाइमिंग पर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह अब सवाल उठा रहे हैं। प्रीतम का कहना है कि दलित मुख्यमंत्री बनाना कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर बनाना ही था तो 2012 में तब के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य को बना दिया होता या फिर 2002 में बना दिया गया होता। हमारी 2 सरकारें बनी और उस समय यशपाल आर्य जी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय अगर थोड़ा जोर लगा देते दलित मुख्यमंत्री बन चुका होता। अब तो भविष्य के गर्त में। उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जाति की आबादी करीब 18,92,000 है, जिनमें करीब 8,78,000 अनुसूचित जाति के लोग देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में रहते हैं। हरीश रावत 2022 चुनाव में मैदानी जिलों में इसे बड़ा फैक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा को स्टेट में चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है। दलित मुख्यमंत्री की बात पर बीजेपी का कहना है कि चुनाव के बाद फैसला विधानसभा मंडल दल की मीटिंग में होता है, लेकिन चाय पकौड़ों की पॉलिटिक्स करने वाले हरीश रावत कुछ भी बोल सकते हैं। अब वो उनकी इच्छा है, वो तो चाय पकौड़ी की भी पॉलिटिक्स खेलते हैं। कहीं खोमचे में बैठ के चाय बनाने लग जाते हैं, पकौड़ी तलने लग जाते हैं। अब वो उनकी इच्छा है, वो कैसे छपे उनके मन में है। 2022 में मुख्यमंत्री किस पार्टी और किस जाति का होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दलित मुख्यमंत्री की बात कहकर हरीश रावत ने चुनावी राजनीति में नया तड़का जरूर लगा दिया है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हरीश रावत के बयान के बाद कांग्रेस के एक धड़े में उत्साह है। पार्टी के दलित चेहरे प्रदीप टम्टा का कहना है कि पहली प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार लाना है और फिर हरीश रावत जी का सपना भी जल्द पूरा हो जाएगा। राज्य प्रदेश के अंदर विभिन्न वर्गों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो मेरा भी सपना है दलितों का भी एक मुख्यमंत्री आने वाले भविष्य में बनेगा। हमारा सवाल इस समय यह है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है कि सबको मिलकर के 22 में हम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे और उनका सपना भी एक दिन जरूर पूरा होगा। पहले तो है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने हरीश रावत के पाकिस्तानी सेना के जनरल को प्रा कहने पर बड़ी आपत्ति जताई। बलूनी ने कहा कि हरीश रावत एक ऐसे आदमी को भाई कह रहे हैं जिसके हाथ देश के उत्तराखंड के जवानों के खून से रंगे हुए हैं। बलूनी ने कहा कि हरीश रावत की राजनीति देश का मनोबल तोड़ने वाली है। आज हरीश रावत जी का एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान देखने को मिला है, जिसमें वह पाकिस्तान के जनरल बाजवा को प्रा यानी कि भाई कह रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। एक ऐसे व्यक्ति को भाई कहा जा रहा है जिसके हाथ भारतीयों के, उत्तराखंड के वीर जवानों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को भाई कहा जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। हम इसकी निंदा करते हैं। और हरीश रावत जी, आप देवभूमि के रहने वाले हैं, जहाँ के प्रत्येक घर से कोई ना कोई सेना में है। इस तरह का बयान देना, किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। असल में हरीश रावत ने पीएम मोदी और तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ के गले मिलने वाली फोटो ट्वीट की थी। हरीश रावत ने भी सवाल उठाए थे कि जब पीएम मोदी नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, उनके घर बिरयानी खाते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब का रास्ता खोलने के लिए नवजोत सिद्धू अपने पंजाबी प्रा बाजवा के गले मिलते हैं, तो फिर इसमें कैसा देशद्रोह। हरीश रावत ने कहा कि यह बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा की उत्तराखंड में वर्चुअल मीटिंग होगी। इस मीटिंग में शक्ति केंद्र संयोजक, विधायक और पदाधिकारी शामिल होंगे। 29 या फिर 30 सितंबर को ये वर्चुअल मीटिंग होगी। इस मीटिंग में करीब 5000 पार्टी वर्कर भी शामिल होंगे।
बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग हरिद्वार की बजाय अब देहरादून में ही होगी। 26 और 27 सितंबर को देहरादून में एक होटल में आयोजित होने वाली कार्य समिति का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष करेंगे। कार्य समिति की मीटिंग 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 27 सितंबर को बीएल संतोष पार्टी की कोर ग्रुप मीटिंग में शामिल होंगे। मोर्चे की कार्य समिति अब देहरादून में होगी और उसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी आने वाले हैं और पूरे देश से महिलाएं उसमें आएंगी और अलग अलग सत्रों में वो कार्य समिति संपन्न होगी। बीते रोज बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष का लेटर वायरल हो गया, जिसके बाद सियासी हलकों में बवाल मचा हुआ है। अब बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का पत्र वायरल होना क्या महज शरारत थी या फिर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा? अब इसे लेकर चर्चाएं तो तेज हो गई हैं। बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर लंबे समय से अटकलबाजियों का दौर चल रहा है। खासकर कांग्रेस में 5-5 अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। मदन कौशिक के मैदानी क्षेत्र से होने के कारण पहाड़ से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बीजेपी का एक धड़ा जोर शोर से वकालत करता रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो गणेश जोशी, विनोद चमोली और धन सिंह रावत के नामों पर चर्चा भी पार्टी के अंदर हुई है। अब मंगलवार को नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर वायरल हुए फेक लेटर को भी बीजेपी की इसी अंदरूनी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विनोद चमोली का कहना है कि मामला गंभीर है, पार्टी को इसकी जांच करानी चाहिए। अगर किसी ने फेक पत्र बनाया है तो ये बड़ा अपराध है, साइबर क्राइम है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय महामंत्री संगठन तीनों से बात की है और मैंने चाहा है कि इसमें बाकायदा जांच हो और यदि ये कोई शरारत है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालत ये थी कि खुद बीजेपी को मामला स्पष्ट करने में 1 घंटे का वक्त लग गया। जब तक स्थिति साफ हो पाती, कांग्रेस बयान तक जारी कर चुकी थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी अंतर्द्वंद से भरी पड़ी है और चुनाव से पहले बीजेपी में विस्फोट जरूर होगा। आज भारतीय जनता पार्टी आंतरिक द्वंद से भरी हुई है। ये द्वंद चुनाव के पहले विस्फोटक रूप धारण करेगा और ये विस्फोट हम सबके सामने होगा, आप सबके सामने होगा। मदन कौशिक की जगह विनोद चमोली की तैनाती का ये लेटर भले ही फेक रहा हो, लेकिन वायरल हुए इस लेटर ने बीजेपी के अंदर हलचल जरूर मचा दी है। पार्टी अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी महंत आनंद गिरी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने उनके आश्रम को जो है सील कर दिया है और न्यूज 18 ने जो है इस खबर को कल दिखाया भी था प्रमुखता से और न्यूज 18 की खबर का ही बड़ा असर है। और ये भी बड़ी बात है कि ये अवैध निर्माण हो रहा था, सील के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन चलता रहा और उसी के तहत अब ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि आपके अपने चैनल न्यूज 18 ने कल ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर ये आश्रम जो है बनाया जा रहा था और अब एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। फिलहाल खबर है कि अवैध निर्माण पर जो है वो रोक लगा दी गई थी, फिर भी निर्माण हो रहा था और अब इसे सील कर दिया गया है इस आश्रम को। हम तो उस क्षेत्र के जो जेई हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील टूटी है। दूसरी कार्रवाई ये हुई कि प्राधिकरण की पूरी टीम वहां गई और उसने उस पूरे परिसर को सील कर दिया है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महंत आनंद गिरी का हम जिक्र कर रहे हैं। कल हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात ने बकायदा इस आश्रम के पास से रिपोर्टिंग की और आपको पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाया, किस तरह से नदी की धार काट कर बकायदा निर्माण किया जा रहा था। सीमेंटेड पूरा निर्माण था, हालांकि मई में ही इसे सील कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा था। देखिए मनमानी कैसी, साठ गांठ कैसी, लेकिन लगातार हम इस खबर को दिखाते रहे और अब इस आश्रम को सील कर दिया गया है।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी के खिलाफ हरिद्वार के संतों में भी भारी नाराजगी है। साधु संतों की बात करें तो उनके युवा संगठन ने आनंद गिरी को युवा भारत साधु समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया। हरिद्वार के गरीब आश्रम में हुई बैठक में आनंद गिरी को पद से हटाने का फैसला लिया गया। गिरी जी महाराज जी के विषय में हमने उनको युवा भारत साधु समाज के अंतर्राष्ट्रीय पद में एक सम्मान दिया था, तो उनको आज हम उस पद से मुक्त करते हैं। उनका इस पद से कोई वास्ता नहीं रहेगा। इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो हमने युवा भारत साधु समाज से उनको पद मुक्त कर दिया है, क्योंकि अब उनका युवा भारत साधु समाज से कोई लेना देना अब नहीं रहा। और ये जांच की बात है, तो ये जांच जो भी सरकार जांच करेगी, जो भी निकलेगा उसमें जो होगा वो दोषी, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम तो यही सरकार से मांग करते हैं। जासूसी के आरोप में दोषी पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली की रिहाई के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को बदल दिया गया है। हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखते हुए आबिद अली को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। निचली अदालत ने आबिद को बरी किया था। हरिद्वार पुलिस ने 25 जनवरी 2010 को लाहौर के आबिद उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके पास से मेरठ, हरिद्वार, देहरादून के सैन्य ठिकानों के नक्शे और पेन ड्राइव के साथ गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए थे। हाईकोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश के बाद पुलिस और खुफिया विभाग की टीम पाकिस्तानी जासूस आबिद की तलाश में छापेमारी कर रही है। रुड़की के मच्छी मोहल्ले में आबिद रहता था। 2010 में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया। उधर कुंभ के दौरान कोरोना जांच फर्जीवाड़े में शामिल नलवा लैब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने नलवा लैब के मालिक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोरोना जांच फर्जीवाड़े की मुख्य आरोपी कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज की मालकिन मलिका पंत और शरद पंत की याचिका पर हाईकोर्ट 24 सितंबर को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान नलवा लैब ने कोर्ट में बताया है कि उन्होंने कोई भी कोरोना टेस्टिंग नहीं की, ना ही पैसा लिया। हालांकि इस दौरान जांच अधिकारी ने कोर्ट में दस्तावेज रखे जिसमें नलवा लैब की कोरोना जांच में फर्जीवाड़े में शामिल होने की बात सामने आई है। आज हमारे जो मैटर कनेक्ट थे उसमें हमने एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन मूव करी थी, जो कोर्ट ने 24 तारीख लगा दी है। और दूसरे वाले के उसमें आज आयु कोर्ट में आया था, आयु ने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और उनकी मेरिट में सुन के उनकी खारिज कर दी गई है। मुजफ्फरनगर के बाद उत्तराखंड के लक्सर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित किया। कहा है कि भाजपा सरकार की वोट पर छोड़ देना ही होगा। ये सरकार किसानों के प्रति तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए है। इसके साथ ही उन्होंने 27 सितंबर को पूरे देश में बंद का आह्वान किया। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए और जब तक ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं करेगी तब तक किसान घर वापस नहीं जाएगा। फसलों के रेट के सवाल पे जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा, 3 काले कानून जब तक वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान घर वापसी नहीं करेगा, एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए, उसका लाभ पूरे देश को होगा। उधर नैनीताल में छेड़खानी के 2 मामलों में कोतवाली में हंगामा हो गया। हालांकि पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले मामले में एक 52 साल के मकान मालिक ने अपनी नाबालिग किराएदार के साथ छेड़खानी की, जिसमें परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। दूसरे छेड़खानी के मामले में आरोप पुलिसकर्मी पर ही लगा है, जिसमें युवती ने शिकायत देकर कहा है कि काला डूंगी से लिफ्ट देकर पुलिस जवान ने जंगल में उसके साथ छेड़खानी की और अश्लील हरकत की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया है। उधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निरीक्षण किया। 7 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका लोकार्पण करेंगे। नए टर्मिनल के शुरू होने से एयरपोर्ट की क्षमता 10 गुना तक बढ़ जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि 4 धाम आने वाले यात्रियों को इससे फायदा होगा। फ्लाइट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। 10 गुना कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी, तो देहरादून के लिए अच्छी सौगात है ये। और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि यहाँ और भी फ़्लाइट्स आएँ और कनेक्टिविटी हो, तो आने वाले समय में यहाँ पर करीब 30 फ़्लाइट्स हो जाएंगी। और सभी लोग जो हैं कोई धार्मिक यात्रा के लिए, 4 धाम यात्रा के लिए और भी यात्राओं के लिए आएंगे। और ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। 7 तारीख को इसका लोकार्पण हो रहा है।
उधर स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून के चौक चौराहों और बस स्टॉपेज पर लगे इमरजेंसी कॉल बॉक्स अब सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। बड़ा कारण है इसका प्रचार प्रसार ना होना और प्रशासन की लापरवाही। देखिए रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी के अंदर आने वाले सभी चौक चौराहे और बस स्टॉपेज पर 1 साल पहले करीब 35 इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए थे, जिससे आम जनता को जरूरत के समय मदद मिल सके। लेकिन 1 साल बीतने पर भी अभी तक सिर्फ 14 बार इनका इस्तेमाल जनता ने किया है, जिसमें कुछ कॉल तो फेक थी और वहीं जब न्यूज़ 18 ने इसे लेकर कुछ लोगों से बात की तो उन्हें इस बॉक्स के बारे में जानकारी नहीं है। मैं तो ये बॉक्स भी आज ही देख रही हूँ। अच्छा। कभी ध्यान नहीं दिया ना। हाँ सर, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ डब्बे को सर। मैं ध्यान दिया नहीं कभी, इससे बताया नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं कि डब्बे में क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या चीज़ है। हम तो स्कूटी ही बैठे रहते हैं, बस चलती है हमारी, तब तो यहाँ आते रहते हैं, पता हमें तो मालूम नहीं है सर डब्बे में क्या है। स्मार्ट सिटी के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इमरजेंसी कॉल बॉक्स महत्वपूर्ण हिस्सा है और शहर में कई जगह कैमरों से लैस माइक्रोफोन और स्पीकर तक लगाए गए हैं, जिससे सड़क पर 24 घंटे लोगों की मदद हो सके। वही मामले में सीईओ स्मार्ट सिटी का कहना है कि इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, जिसके लिए वो प्रचार प्रसार करवाएंगे। आम जनता की मदद के लिए लाखों रुपए खर्च करने में भले ही जिला प्रशासन पीछे नहीं रहा, लेकिन जिस जनता की मदद के लिए ये इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए गए वो आज भी सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो बने स्टॉपेज, बस स्टॉपेज हैं, वहाँ पे ये कुछ बॉक्स लगे हैं। ये बॉक्स हैं जो इमरजेंसी कॉल बॉक्स हैं। ये यानी कि अगर देर रात या किसी भी टाइम किसी को ज़रूरत हो इमरजेंसी किसी चीज़ की, तो वो इस बटन को दबा के कैमरा सामने लगा है, कैमरे से जो स्मार्ट सिटी का जो यहाँ पे हेड ऑफिस है वहाँ से डायरेक्ट बात कर सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1 साल से ऊपर इन बॉक्सों को लगे हुए हो चुका है, लेकिन अभी तक ना जनता को पता है कि ये बॉक्स काहे क्यों यहाँ पे लगे हैं और ना ही इनका उपयोग देखने को मिला है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बर्तवा, न्यूज़ 18 देहरादून। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। अलीगढ़ में एक प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, इलाज के दौरान